हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा से एक क्वेश्चन सामने आता है कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्कि, क्या कारण है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। तो इसके कई कारण हैं, हम एक एक कारण को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट मेजर रीजन ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर आधारित था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद एक बल्कि एक्ट था। यही मेजर रीजन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि था। कैसे? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़्यादातर जो अपने पार्ट्स हैं, ज़्यादातर जो अपने एरियाज़ हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली इंसर्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सेकंड मेजर रीजन की अगर हम बात करें तो देखो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हमारे इंडिया में सेंटर और स्टेट्स के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी मेजर कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्कि। थर्ड मेजर रीजन है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस सारी डाइवर्सिटी को मैनेज करना, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वीमेन, चिल्ड्रन, इन सभी के जो भी राइट्स हैं उन सब के बारे में, उनको लेकर के क्या राइट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो ये मेजर कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो बल्कि। अगर हम एक्स्ट्रा में हम देखें, अगर जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कंपैरिजन करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 आर्टिकल्स थे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है तो उसमें लिमिटेशंस की बात नहीं की है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ में उसकी लिमिटेशन, मतलब किस एरिया में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बैन किया जा सकता है, ये सब कुछ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बल्कि है। इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था, और उसका मेन काम ये था कि जो फ्री इंडिया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीगल ल्यूमिनरीज थे उनका डोमिनेंस था। इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो काफ़ी बल्कि बना और इसकी लैंग्वेज जो है उसको काफ़ी टफ माना जाता है। ठीक है, तो ये मेजर रीजन थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सो बल्कि। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, कोवैक्सीन ने अपने फेज 3 के जो ट्रायल डाटा हैं उनको सामने रखे हैं और उन्होंने अपनी एफिकेसी जो है 77.8% अपनी एफिकेसी सिम्प्टोमेटिक कोविड-19 को लेकर के, मतलब अगर सिम्प्टोमेटिक कोविड-19 है तो उसके खिलाफ कोवैक्सीन की 77.8% एफिकेसी है। अगर कोविशील्ड से कंपैरिजन किया जाए तो कोवैक्सीन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की फेज 3 ट्रायल के जो एफिकेसी थी वो 70.4% थी। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है उसने ये भी बोला है कि हमारी जो नया डेल्टा वेरिएंट है उसके खिलाफ भी हम 65% तक प्रोटेक्शन देंगे, और अगर सीवियर डिजीज़ है तो उसके खिलाफ में 93.4% इफेक्टिव, अगर 2 डोज वैक्सीन ले ली जाती है तो इतना इफेक्टिव तरीके से वर्क करेगी कोवैक्सीन। नेक्स्ट न्यूज, देखो, इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल डील हुई थी 2016 में ये डील हुई, और अगले साल तक, लगभग इस साल तक जो जितनी भी 36 राफेल को लेकर के डील हुई, और इस साल तक सारे राफेल जो हैं वो इंडिया को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, फाइटर प्लेन है राफेल जेट। अब इसको लेकर के जांच की बात की जा रही है। जब से ये डील हुई, जब से एग्रीमेंट हुआ, तभी से इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें कुछ करप्शन हुआ है। तो अब एक फ्रेंच जज, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो जो कंट्रोवर्शियल 2016 का $multi-billion सेल ऑफ राफेल फाइटर जेट्स टू इंडिया, उसमें जो करप्शन हुआ उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, उत्तराखंड के नए CM बना दिए गए पुष्कर धामी को। ठीक है, पहले तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उनकी जगह पर पुष्कर धामी नए CM बने। तीरथ सिंह रावत का आपको पता है कि क्या कारण था। देखो, ये MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर कोई भी पर्सन ना तो पार्लियामेंट का मेंबर है और ना ही किसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स तक उसको इनके मेंबर का या फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर उनको एज ए CM PM दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन जीतने होंगे। तो जो तीरथ सिंह रावत थे, हालांकि अगले साल 2022 में उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन होने से RPA एक्ट 1951 के तहत अगर देखो जनरल इलेक्शन में बहुत कम समय बचा हो तो बाई इलेक्शन करवाना थोड़ा सा टफ पड़ता है, और कोविड की वजह से जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी अभी कोई डेट फिक्स नहीं की थी कि बाई इलेक्शन कब होंगे। तो यही मेजर रीज़न रहा कि तीरथ सिंह रावत ने अपना रेजिग्नेशन दिया और वहाँ पर नए CM को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। अब देखो तीरथ सिंह रावत ने जब अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उनके सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। उनको भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्दी से बाई इलेक्शन हो वेस्ट बंगाल में और वहाँ पर ममता बनर्जी इलेक्ट होकर के आए, क्योंकि वो जो CM है वो जिस सीट से उन्होंने लड़ा था वहाँ से वो चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद में जो ममता बनर्जी हैं उनको भी अब बाई इलेक्शन के थ्रू में चुनाव जीत करके आना होगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर वो ही सेम न्यूज़ दे रखी है कि तीरथ सिंह रावत ने रेजिग्नेशन क्यों दे दिया। तो रेजिग्नेशन देने का यही कारण था कि वहाँ पर बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे और उनको 6 महीने के अंदर अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी मेंबरशिप चाहिए होती। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं हामिद करजई, उसको लेकर के एक इंटरव्यू है और उसमें ये बोला गया है हामिद करजई के द्वारा कि अफगानिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म था उससे लड़ने के लिए US ने जो लगभग 20 साल तक यहाँ पर लड़ाई लड़ी उसमें उन्होंने अपने मिशन को वो अचीव नहीं कर पाई। मतलब जो टारगेट लेकर के US अफगानिस्तान में आया था उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। नेक्स्ट न्यूज, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं अगर वो चाहें तो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं, एलिजिबल हैं प्रेग्नेंट वीमेन वैक्सीनेशन के लिए, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वैक्सीन की वजह से। नेक्स्ट न्यूज, देखो बहुत सारे जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि फेसबुक, इसके अलावा गूगल, ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए हमारे यहाँ पर नए IT रूल्स बने थे और उसमें ये बोला गया था कि हर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अपने यहाँ पर एक ग्रीवियंस ऑफिसर करना होगा, हर महीने की रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी ग्रीवियंस उनके पास में आई हैं। तो इसी को लेकर के जो बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं उनको लेकर के IT मिनिस्टर ने बोला है कि जिस तरीके से गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्होंने अपनी फर्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट को पब्लिश किया, इससे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी और ट्रांसपेरेंसी को लाने में ये बहुत बड़ा स्टेप है। ट्विटर ने भी बोला है कि हम भी इस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और जल्द ही हम हमारे यहाँ पर एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और उसमें ये बोला गया था कि जो भी हमारे इंडिया में बेगर्स हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा न्यूट्रिशन फूड, इसके अलावा सैनिटरी जो क्लीनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाए, क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाई जाए इन सब लोगों को जो होमलेस पर्सनस हैं, बेगर्स हैं, पुअर पीपल इन द सिटी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये बोला कि देखो अगर आप ऐसे चाहते हो कि इन लोगों को सब कुछ जो है वो स्टेट प्रोवाइड करे तो इस तरीके की इन कम्युनिटी में जो लोगों की संख्या है उसको आप बढ़ा रहे हो, इन लोगों को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए स्टेट के लिए और हो सकता है कि उसके बदले में स्टेट इनकी हेल्प करे, लेकिन इनको कुछ ना कुछ वर्क करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो जो चाइना है उसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से चाइना ने इस मलेरिया से अपनी लड़ाई लड़ी और काफ़ी लंबे समय से 4 साल से वहाँ पर कोई भी ऐसा केस डिटेक्ट नहीं हुआ है मलेरिया को लेकर के। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। लगभग 70 साल से चाइना ने इसमें लंबी लड़ाई लड़ी और एक प्रोलोंग्ड मल्टी प्रोलोंग्ड हेल्थ स्ट्रेटजी अपनाई। इसी की वजह से मलेरिया को एलिमिनेट करने में जो चाइना है वो सफल रहा।
देखो, मलेरिया को लेकर के चाइना ने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसके लेकर काफ़ी अप्रिशिएशंस है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चाइना ने जिस तरीके से वर्क किया। जैसे उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने 137 की स्ट्रेटजी अपनाई थी, ठीक है। लेकिन उनको लेकर के, कोविड को लेकर के चाइना ने जिस तरीके से मलेरिया को एलिमिनेट करने की बात की, अगर चाइना इसी तरीके से कोविड को लेकर के भी काम करता, वुहान एरिया में जब इस तरीके की न्यूमोनिया आउटब्रेक, अननोन न्यूमोनिया आउटब्रेक देखने को मिला था, उस समय चाइना को कोशिश करनी चाहिए थी कि उस एरिया को बैन किया जाए, सील किया जाए, ताकि वहाँ से लोग पूरे वर्ल्ड में ना फैल सके। अगर ऐसा किया जाता तो पूरे वर्ल्ड को इस समय कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से परेशान नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहाँ पर एक इंसिडेंट देखने को मिला। वहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में अंडर सी गैस पाइपलाइन है, उसमें एक ब्लास्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फ्लेम्स हैं वो गल्फ वाटर्स के सरफेस तक आ गई। इसकी वजह से बहुत बड़ा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा आने वाले समय में कि क्या इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसकी आप लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पर मैक्सिको कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में लगभग ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एरिया सिचुएटेड है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से अगर अटलांटिक ओशन में जाना है तो आपको फ्लोरिडा स्टेट पार करनी होगी, और गल्फ ऑफ मैक्सिको से अगर आपको कैरेबियन सी से अपना कनेक्शन बनाना है तो यहाँ पे आपको युकाटान चैनल को पार करना होगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो, साइंस पेज पर एक न्यूज़ आई है और इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे हेयर जो ग्रे होते हैं, मतलब समय से पहले उनका कलर चेंज होता है, उसका मेजर रीजन है स्ट्रेस लेवल। अगर स्ट्रेस लेवल आपका सही हो जाता है तो जो आपके बालों का जो कलर चेंज हो रहा है, हेयर ग्रेइंग हो रहा है, तो आने वाले समय में अगर स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाता है तो दोबारा से आपके जो कलर हैं वो आपका नेचुरल कलर दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूज, कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात की गई है कि इंडिया किस तरीके से कम्युनिकेशन करके अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर के दो मेजर प्रॉब्लम है। एक तो इक्विटी को लेकर के प्रॉब्लम है, मतलब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अलग अलग तरीके से जो कोविड-19 वैक्सीन को अवेलेबल करवाया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है वैक्सीन हेजिटेंसी। ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है उनको लगता है कि ये जो वैक्सीन है वो गलत तरीके से लगाई जा रही है। तो अवेयरनेस अगर क्रिएट होगी तो अवेयरनेस के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को पता लगाया जाए कि जो वैक्सीन है उसको किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें और लोगों में एक विश्वास क्रिएट हो, और विश्वास के थ्रू जब वो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए वर्क करना और भी ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, पेशेंट सामने से आता है और उसको लगता है कि हाँ मुझे ये वैक्सीनेशन लगवानी है तो अलग बात है, और अगर उसको कन्विंस करके वैक्सीनेशन लगवाया जाता है तो ये बहुत ही अलग डिफरेंट थिंक हो गया। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो, अफगानिस्तान से यूएस बाहर जा रहा है। लगभग 20 साल से यूएस के द्वारा, यूएस की जो सेना है, नाटो आर्मी है, वो अफगानिस्तान में रुकी हुई थी, अब वो एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं और आगे अफगानिस्तान में किस तरीके से वर्क किया जाएगा इसके बारे में भी इस आर्टिकल में दे रखा है। देखो, ये जो लगभग 20 साल तक यूएस यहाँ पर रहा, तो इसमें बोला जाता है कि लगभग 70,000 जो सिविलियंस हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा 2 ट्रिलियन जो डॉलर है उसका कंट्री को नुकसान हुआ। बहुत सारे यूएस कॉम्बैट ट्रूप्स जो हैं वो 11 सितंबर तक अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लेंगी। हो सकता है कि जो लार्ज एरिया है अफगानिस्तान का, वैसे देखो तालिबान कंट्री साइड जो एरिया है उसके ऊपर तालिबान का कवर है, लेकिन हो सकता है कि दोबारा से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाए। लगभग अगर टोटल लाइव्स की बात करें तो पिछले 2 डेकेड्स में 2,41,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये जो वॉर है वो काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट इसको चुकाना पड़ा। इसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो लगभग 25,000 के हिसाब से हैं। मतलब तालिबान की तरफ से जो लोग मरे वो इतने हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग मरे वो अलग हैं।
तो इस तरीके से जो कैजुअलिटीज़ हैं वो दोनों तरफ से अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ इंक्लूड किया जाए तो काफ़ी पॉपुलेशन इसमें ख़त्म हुई है। अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट वॉर है। यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं कि अमेरिका और उसके जो नाटो एलीज हैं उन्होंने किस तरीके से 2001 से 2019 के बीच में यहाँ पर वर्क किया और यहाँ पर उन्होंने डिफेंस में कितना खर्च किया, ये भी उसके डाटा दे रखे हैं। फाइनेंशियल ड्रेन की अगर बात की जाए तो ब्राउन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लगभग $2.2 ट्रिलियन इसमें खर्चा हुआ है। यहाँ पर अफगानिस्तान का मैप है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। इसमें जो ये एरिया है, जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है, वो तालिबान के अंडर है। जो रेड एरिया है वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है अफगानिस्तान आर्मीज़ के बीच में और तालिबान के बीच में। और जो ये देखो, ये जो हल्का ग्रीन एरिया है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि यूएस के जो ट्रूप हैं वो लगभग 20 साल तक यहाँ रहे, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए आए थे। जो यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म है अफगानिस्तान में, टेररिज्म था, उसको ख़त्म करने के लिए आए थे। लेकिन अब वो डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से वापस जाएंगे। जैसे ही देखो, पहले यूएस था तो उस समय जो अफगानिस्तान के लगभग 460 डिस्ट्रिक्ट में 73 जो थे वो तालिबान के अंडर थे। लेकिन जैसे ही 1 मई से पहले डिसाइड किया गया कि यूएस अब यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो 407 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 महीने में 168 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, मतलब 73 से 168 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए जिन पे तालिबान का कवर हो गया। यूएस यहाँ पर आया था अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कि यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। अब यूएस वापस क्यों जा रहा है? यूएस वापस जाने का कारण ये है कि बराक ओबामा के समय से ही इसके ऊपर डिस्कशन चल गया था कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। हालांकि जो मिस्टर ट्रंप है उसके समय में एक डिस्कशन होता है और एक मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है कि अब यूएस की जो आर्मी है वो यहाँ से बाहर जाएगी। और उन्होंने डिसाइड किया था कि 1 मई 2021 जो है वो टारगेट डेट उन्होंने डिसाइड की थी। हालांकि मिस्टर जो बाइडेन जो है उन्होंने इसको एक्सटेंड किया, क्योंकि जो एक पॉइंट है, एक एग्रीमेंट है, उसके ऊपर कुछ भी साइन नहीं हो पाए थे। ठीक, पाकिस्तान जो है, देखो जब यहाँ पर यूएस आया था तब भी पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि जो तालिबान है, जो एक्सट्रीमिज्म है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि इंडिया को काउंटर करने के लिए एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान को ये लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पाकिस्तान हो सकता है कि अब इस समय किस तरीके से कोशिश करे। पाकिस्तान चाहेगा तो अपनी जो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसकी सहायता से कोशिश करेगा तालिबान को हेल्प करने की। इससे पहले भी उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज उन्होंने की थी जिसकी वजह से तालिबान के साथ में उनकी जो कनेक्टिविटी है वो शो होती थी। देखो, अब इंडिया की हम बात कर लेते हैं। इंडिया ने मना नहीं किया है। इंडिया ने बोला है कि हमने तालिबान के साथ में कोशिश की है कि मीटिंग हो और कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन हो। इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सबसे मेजर प्रॉब्लम इंडिया को ये लग रही है कि जैसे ही यूएस जाएगा तालिबान वहाँ पर ज़्यादातर एरिया को कैप्चर कर लेगा। तो इंडिया ये चाहता है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब प्रोटेक्ट हो। हमने बहुत सारे बिलियंस ऑफ रुपीज़ वहाँ पर खर्च किए हैं, उनको रोका जाए, उनको खर्च ना किया जाए, उनके ऊपर इंक्रोच ना हो, उनको तोड़ा ना जाए। दूसरा, इंडिया जो चाहता है कि प्रिवेंटिंग ए फ्यूचर तालिबान रेजिम फ्रॉम बीइंग ए पॉन ऑफ रावलपिंडी, कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान से अफेक्टेड ना होकर के इंडिया के ऊपर कुछ भी ऐसा एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म फैलाने का काम ना करे। ठीक है। तीसरा, इंडिया कोशिश करता है, ये इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान बैक्ड एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप डू नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम द तालिबान। तालिबान से उनको हेल्प ना मिले ताकि इंडिया में दोबारा से जो एक्सट्रीमिज्म है वो दोबारा से इंक्रीज हो सके। ठीक है। देखो, पास्ट टाइम में अगर हम बात करें, जब तालिबान पावर में था तब इंडिया ने कुछ भी ऐसा कोशिश नहीं की थी, तालिबान के साथ में एंगेजमेंट करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस समय इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी है उसको चेंज किया है। अब अफगानिस्तान किस तरीके से वर्क करेगा? देखो, अफगानिस्तान में 3 मेजर तरीके हो सकते हैं। जैसे ही यूएस की आर्मी वहाँ पर जाएगी, हो सकता है कि तालिबान जो है वो सारे एरिया को अपने अंडर ले ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट दोनों मिल करके जॉइंटली वहाँ पर पावर शेयरिंग मैकेनिज्म को अपनाएं, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर दोनों के बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट होता रहे और जो अफगानिस्तान की आर्मी है उसको वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो मिलिट्री और इकोनॉमिकली ट्रेंड करती रहें। लेकिन देखो,
जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी देखना होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में प्लानिंग एस्टेब्लिश होती है। लेकिन जो भी कंट्री अफगानिस्तान के साथ में कोई एग्रीमेंट करना चाहेगा, कोई डील करना चाहेगा, तो उनको इन तीनों सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं उनको उनके द्वारा एक ग्रीन पासपोर्ट जारी किया गया है। ग्रीन पासपोर्ट क्या है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स पूरे वर्ल्ड में अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं तो उनको एक ऐसा मतलब ग्रीन पासपोर्ट दिया जाएगा, यूरोपियन यूनियन इम्प्लीमेंटेड EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, जिसमें इंट्रा यूरोपियन ट्रैवल अगर आपको करना है किसी पैसेंजर को, तो आपको यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा जो 4 वैक्सीन को उन्होंने अप्रूवल दिया है वो वैक्सीन आपको अपने ऊपर लगवाई होनी चाहिए। इसमें जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इसमें शामिल नहीं किया है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इसी को लेकर के इंडिया ने और अफ्रीकन यूनियन ने इसका विरोध किया। विरोध करने का मेजर रीज़न ये था, सबसे पहले हम EUDCC क्या है, ये एक ग्रीन पासपोर्ट है और डिजिटल QR कोड के रूप में ये होगा। इसमें जो भी पर्सन है उसको वैक्सीनेशन करवाना होगा कोविड-19 को लेकर के, या फिर अपनी हाल फिलहाल की रिसेंट नेगेटिव रिपोर्ट, इसके अलावा जो भी पहले कोई इलनेस हुई है उसको लेकर के जो भी अपना रिकॉर्ड है वो साथ में रखना होगा। 27 जो कंट्रीज़ हैं EU कंट्रीज, इसके अलावा अदर कंट्रीज, उन्होंने इस ग्रीन पासपोर्ट को अपने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला है। अब इंडियन ट्रैवलर्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम होगी? देखो, इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन हैं और उनको लेकर के EU ने उनको शामिल नहीं किया है इन वैक्सीन को, तो इंडियन जो पैसेंजर्स है वो तो वहाँ पर ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, इंडिया ने ना सिर्फ ये वैक्सीन अपने यहाँ पर लगवाई हैं बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, उनको भी सप्लाई किया है। तो इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये माना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको तो अप्रूवल दिया जाए कि वो पैसेंजर आ सकते हैं, यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर रोक लगाने की एक तरीके से कोशिश की गई है। WHO का स्टैंड ये रहा, WHO ने ये बोला कि इस तरीके से जो पार्शियली कोशिश की जा रही है वो नहीं किया जाए। जो भी वैक्सीन जिसको WHO ने अप्रूवल दिया है उन सभी वैक्सीन को इसमें एंट्री दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम इसलिए भी है कि इंडिया में जो कोविशील्ड है ना, वो तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही एक पार्ट है, यही माना जाता है। ट्रायल डाटा में ही ये माना गया था कि एस्ट्राजेनेका के जो ट्रायल हैं वो ही कोविशील्ड के ट्रायल हैं। तो जब आप कोविशील्ड को ही शामिल नहीं कर रहे हो तो अदर कंट्रीज को किस तरीके से करोगे? तो इसको लेकर के यूरोपियन के बहुत सारे 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 9 कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इन्होंने कोशिश की है और उन्होंने इंडिपेंडेंटली कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया है। इसके अलावा एस्टोनिया ऐसी कंट्री है जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को अप्रूवल दिया है कि अगर इन दोनों वैक्सीन को लेकर के आने वाले पैसेंजर हमारे कंट्री में आते हैं तो उनको अप्रूवल दिया जाएगा, मतलब उनको ग्रीन पासपोर्ट अप्रूव किया जाएगा। तो ये प्रेशर जो क्रिएट किया इंडिया ने और अफ्रीकन यूनियन ने, उसी का नतीजा रहा। नेक्स्ट न्यूज, पूरे वीक में जो प्रोफाइल्स न्यूज में है उसको लेकर के है। एक यहाँ पर देखो, नीवा क्या है? जैसे एक सर्च इंजन है गूगल, उसी के तरीके का एक नया प्राइवेट एड फ्री सर्च इंजन आ रहा है नीवा। पहले 2 गूगलर्स से, मतलब गूगल में जो कंपनी है उसमें वर्क किए हुए, उन्होंने मिलकर के विवेक रघुनाथन और श्रीधर रामास्वामी, ये 2x गूगलर्स, इन्होंने इसको फाउंड किया है। इसमें क्या होगा, शुरुआत में आपको कुछ समय फ्री एक्सेस दिया जाएगा 3 महीने का, उसके बाद में आपको एवरी मंथ पे करना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का कोई सर्च इंजन देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन इस समय देखने को मिल रहे हैं जो गूगल को एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्री मॉडल नहीं है। जिस तरीके से गूगल आया फ्री मॉडल है, उस तरीके का फ्री मॉडल नहीं है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखिए, देखो ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा कुछ ये किया गया है कि जो भी ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के, ऑयल के जो भी आउटपुट्स हैं उनको लेकर के जो
मतलब उनके बीच में जो बातचीत है ना, उसके ऊपर वो रुक ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह से जो ऑयल प्रोडक्ट्स उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, और कोविड-19 के दौरान जो इकोनॉमिक रिकवरी पहले ही स्लो डाउन है, और ऑयल प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर ओपेक की बात करें तो ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये जो ओपेक ग्रुप है ये परमानेंट ग्रुप है। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको बनाया गया था। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला जो है उन्होंने मिलकर के ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। अगर हम ओपेक प्लस की बात करें तो नॉन ओपेक कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 14 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ओपेक प्लस कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे कंट्री जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं, लेकिन ये कंट्री भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मिलकर के अपना ओपेक प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। तो ओपेक प्लस और ओपेक कंट्रीज़ के बीच में जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या प्राइस होना चाहिए, उसके बीच में कितना वो एक्सक्लूड करेंगे, कितना वो निकालेंगे, कितना तेल को बाहर निकालेंगे, इसके बीच में उनके बीच में जो भी डील हुई थी उसके ऊपर कंक्लूज़न, उसके ऊपर सहमति, उसके ऊपर अच्छे से वर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ही जब आउटपुट के ऊपर आपका सहमति नहीं होगी तो कोई कंट्री ज़्यादा आउटपुट करेगा, कोई कंट्री कम करेगा, और जब दोनों ही आउटपुट कम करेंगे तो ऑयल के प्रोडक्ट्स कम बनेंगे तो जो प्राइजेज हैं वो हावी होंगे, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।